वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमारा जो पेपर हुआ था हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखेंगे वही पेपर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आए देखते हैं क्या है। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल इन ब्रॉड गेज इज। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस, minimum depth of space for wheel flange from rail level in broad gauge is dash mm। यानी जो हमारे जो ट्रेन होती है, इसका जो चक्का होता है, ट्रेन का जो व्हील होता है, इस तरीके से समझिए मैंने व्हील बनाया तो व्हील के अंदर एक तरफ फ्लैंज रहता है ना, इस तरीके से फ्लैंज होती है, हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, समझने समझने के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रहा हूं, इतना नहीं होता है वैसे। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि ये यहाँ से लेकर ये जो डेप्थ है, इसकी बात हो रही है, ये कितना होना है। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल इन ब्रॉड गेज इज, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लोग वैसे भी जानते हैं कि हम अगर लेवल क्रॉसिंग का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका जो है वर्टिकल क्लियरेंस की बात होती है, तो उसमें कहा जाता है कि 38 mm होना चाहिए। लेकिन हम लोग रेफरेंस से देख के बात करेंगे कि रेफरेंस इसका किधर है। तो ये हमें मिल जाएगा आईआरएसटी के चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 1, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट। रेल का जो पॉइंट है उसके अंदर ही मिलेगा हमें। स्पेसिंग ऑफ ट्रैक्स हो गया, कर्व्स, ब्रिजेस, रेल। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल ना, ये देखिए सेम टू सेम हूबहू वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। मिनिमम, ओ सॉरी, मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल इज 38 mm। तो आपको आईआरएसओडी के अंदर ही आपको मिल गया। और मैंने आपको लोकेशन भी आपको बता दी कि आईआरएसओडी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ये कहाँ मिलेगा। ये जो है रेल का जो पॉइंट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड डायमेंशन है आईआरएसओडी में, उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। सिक्स, ये अगेन आईआरएसओडी का ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट अबव रेल लेवल, मैक्सिमम एंड minimum heights above rail level for broad gauge high level passenger platforms are dash mm and dash mm। यानी कि maximum height above rail level and minimum height above rail level किसके लिए, किसके लिए बात हो रही है। हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट क्या हो। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट क्या हो, ये यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा आईआरएसटी के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। आईआरएसटी के चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, मैं आपको लेके चलता हूँ। जस्ट अ मिनट। प्लेटफॉर्म, आई जस्ट टाइप प्लेटफॉर्म, स्टेशन यार्ड्स वाले चैप्टर में मिलता है। इसमें मिलेगा हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है ना। ये देखिए, हाइट अबव रेल लेवल फॉर हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। देखो हमारा क्वेश्चन भी देख लो। मैक्सिमम यहाँ है फॉर हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म, यानी कि हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म, हाई लेवल पैसेंजर। देखो मैक्सिमम, सॉरी, हाइट अबव रेल लेवल फॉर हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म, व्हाट इज इट, क्या वैल्यू बता रहा है इसका आपको। इसकी वैल्यू वो बता रहा है आपको, मैक्सिमम 840 mm, मिनिमम 760 mm। मैक्सिमम 840 mm एंड मिनिमम 760 mm। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 जो है स्टेशन यार्ड्स आईआरएसओडी के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। तो 840 एंड 760 इज द आंसर। तो 840 एंड 760 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर है, हम जो देख रहे हैं, दिस इज द आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। डायनेमिक गेज फॉर ब्रॉड गेज।
डायनामिक गेज फॉर ब्रॉड गेज, इसका जो है मुझे रेफरेंस IRSOD के अंदर भी नहीं मिला, होना तो जरूर चाहिए बट मैं नहीं पा पाया। मैं आपको इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ से आई। ठीक है, सो लेट अस टेक दिस एज अ स्लीपर। एक मेरा स्लीपर है एंड मान के चलो कि मैं यहाँ पर रेल बना देता हूँ। ठीक है, कच्चा पक्का हमने कुछ कोशिश की है डायग्राम बनाने की। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर ये एक वैल्यू होती है हमारी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज नॉमिनल गेज। हम क्या कहते हैं इसको? नॉमिनल गेज कहते हैं, नॉमिनल गेज कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? डायनामिक गेज चाहिए। तो डायनामिक गेज क्या होता है ये पहले मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद में हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। डायनामिक गेज निकालने के पहले हम जरा एक फेंट लाइन बनाएंगे सो दैट आपको चीज समझ में आ जाए। ये रेल का जो है सेंटर है, और मान के चले कि ये दूसरा वाला जो है मेरे, ये मेरी दूसरी जो रेल है इसका सेंटर है। ठीक है, तो इन दोनों रेलों के बीच में जो दूरी होती है, इन दोनों रेलों के बीच में जो दूरी होती है, दैट इज नथिंग बट डायनेमिक गेज। इन दोनों के रेलों के सेंटर टू सेंटर की जो दूरी है, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक गेज। डायनामिक गेज, व्हाट इट? इससे हम कहते हैं डायनामिक गेज। तो डायनामिक गेज के बारे में पूछ रहा है। तो डायनामिक गेज फॉर BG, ब्रॉड गेज इज। तो सबसे पहले बात तो आती है नॉमिनल गेज की। जब बात हो रही है BG की, ब्रॉड गेज की, तो नॉमिनल गेज कितना होता है? नॉमिनल गेज कितना होता है ब्रॉड गेज का? वो वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 1676 mm, 1676 mm इसका गेज का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, 1750, 1776, 1676, 1057। ठीक है, एक एक चीज हम लोग इसके अंदर से रूल आउट करते चले जाएंगे। जब मैं देख रहा हूं कि डायनामिक गेज रेल, दोनों रेलों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और 1676 नॉमिनल गेज है, तो नॉमिनल गेज से तो ज्यादा ही ये वैल्यू होगी। ये तो सवाल नहीं होगा, ये ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा। दूसरा, दूसरा जो है 1676, तो इनर टू इनर ये तो 1057, ये तो सवाल ही नहीं उठता है, कहां से आया वैल्यू, फिगर किस चीज का पता नहीं, ये भी नहीं है। अब रहा दो चीज, 1750 एंड 1776। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, हमारा जो, लेट अस अज्यूम दैट, हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरी जो रेल है दैट इज 60 kg/मीटर, 60 kg की रेल मेरे पास है। ठीक है, अब मैं ये करस्पॉन्डिंग टू दिस 60 kg रेल, आई नो दैट कि इसकी जो हेड विड्थ कितनी होती है, 74.3 mm। से हम लोग इसको मान के चलेंगे कि 74.3 ना होके हम इसको 74 mm अज्यूम करते हैं। कितना अज्यूम करते हैं? 74 ओनली। ये क्या है? हेड विड्थ। हेड विड्थ बराबर कितना है? 60 kg की रेल का 74.3 होता है। हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि नहीं, इट इज जस्ट एंड ओनली दिस 74 mm। अब मैं ये कैलकुलेशन करता हूं। आप देखिए इस डायग्राम को तो आप खुद समझ में आएगा, गेज तो इनर टू इनर है, तो जब इसका सेंटर टू सेंटर जाना है तो ये लेफ्ट रेल का हाफ विड्थ, राइट रेल का हाफ विड्थ। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि लेफ्ट की जो रेल कोई दूसरे सेक्शन की होगी, राइट की, दोनों सेम होता है। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, डायनामिक गेज इक्वल्स, यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, डायनामिक गेज इक्वल्स, सॉरी डायनामिक है, हाँ डायनामिक, डायनामिक गेज इज इक्वल टू 1676 प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दो रेलें हैं उसमें से हर रेल का आधा, हाफ ऑफ हेड विड्थ, हेड विड्थ का जो है आधा। इसको ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सभी दोनों के अंदर से जो है ये देखिए अभी रूल आउट हो जाएगा, ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा, 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हो सकता है कि अभी क्या बचा,
1676 बचा, और क्या बचा, हेड विड्थ बचा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर फिर से, दैट मीन्स इक्वल टू 1676 प्लस, सॉरी 1676 प्लस, अब यहाँ का कितना है 74.3 को मैं अप्रोक्स करके 74 ले रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 1676 प्लस 74। आप इसको जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1750 तो इसका आंसर क्या होगा 1750 तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1750, सॉरी 1750 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1750 इज द करेक्ट आंसर। 1776 भी नहीं आया क्योंकि इससे चौड़ी पे हमारे पास रेल नहीं है, इससे चौड़ी हमारे पास कोई रेल नहीं है। 16 देखो 74.3, 60 kg की रेल का वेट है 74 पॉइंट। अभी जो इसके बाद नई रेल आई है 61, वो तो और कम है हेड वेट, दैट इज ओनली 72, तो उससे तो और कम हो जाए। तो इन जो चारों ऑप्शन के अंदर से ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है डायनामिक गेज का। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट में ये एक काम करते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट कहता है मिनिमम कुशन स्पेसिफाइड ओवर एन आर्च ब्रिज इज, मिनिमम कुशन स्पेसिफाइड ओवर एन आर्च ब्रिज इज, इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज 1 मीटर। तो इसका जो रेफरेंस आपको जो है ना आर्च का जो कोड है ना उसके अंदर मिलेगा, आर्च का एक जो कोड है उसके अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपके IRPW मैनुअल के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे ब्रिज का मैनुअल होता है वैसे एक आर्च ब्रिज का एक मैनुअल है, उसके अंदर कोड मिलेगा। मैं आपको उसका रेफरेंस दे सकता हूँ, लेट मी चेक एंड गिव इट यू। ठीक है, आर्च ब्रिज का जो है मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस में यहाँ टाइप कर देता हूँ सिर्फ। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। ठीक है, जब तक ये आ रहा है तब तक मैं आगे के क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। जब तक ये मेरा डाउनलोड हो रहा है मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। मैंने एक जगह बनाया था बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ LAP। व्हाट इज LAP? लीव ऑन एवरेज पे, जिसको हम APL भी बोलते हैं ना, तो लीव ऑन एवरेज पे। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको लीव रूल के अंदर मिल जाएगा। यू ऑल नो द आंसर फॉर दिस इज 300 ना। 300 दिन से ज्यादा क्या APL जमा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आगे एक और क्वेश्चन में भी आगे बढ़ जाते हैं। पैटर्निटी लीव फॉर मेल रेलवे एम्प्लॉइज एलिजिबल फॉर, इसका भी आंसर शायद सभी 15 लोगों को days. पता हो, 15 डेज होता है। सही है नहीं? तो इसके लिए जो पॉपुलर क्वेश्चन है उसके उसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, उसको हम लोग ऐसे स्किप करते चले जाएंगे। हाँ, ये वाला बताएं, 67 नंबर वाला, द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर माइनर पेनल्टी चार्जशीट इज, ये भी मालूम सबको? SF11. SF11 है। ये भी सब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी है। तो इसमें भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट, इन केस ऑफ in case of major penalties the final orders passed by the disciplinary authority giving reason for are known as, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मेजर पेनाल्टी फाइनल ऑर्डर पास, कौन बताएगा इसका आंसर? Speaking, sir. स्पीकिंग बोलते हैं उसको, इसका आंसर क्या है? स्पीकिंग होता है। ठीक है, ये इसको जो है ना मैं अभी हो सकता है ये वीक के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक में हम जो है अभी जो है DAR की भी क्लास चालू करने वाले, लीव रूल, पास रूल, DAR वगैरह ये सारी की भी जो है स्पेशल हम लोग कुछ क्लासेस चलाएंगे। उस टाइम पे ये सारी चीजें आपको रेफरेंस के साथ में और बिल्कुल क्लियर हो जाया करेगी। ठीक है, इसका कोई मैनुअल नहीं है क्या सर? है है मेरे पास अभी है नहीं, इसका भी सब रहता है, HOER के रूल्स का, पेनाल्टी का, सब चीज का है। बट लेकिन मेरे पास अभी मतलब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, हर चीज का है।
इतना ये अपडेट नहीं होता जितना अपडेट हमारा क्या कहते हैं अपना IRPW का मैनुअल जितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है ना, इनके जल्दी अपडेट नहीं होते। इसके सारी चीजें मटेरियल भी जो है हमारे पास है वो मिल जाएगा। इसको स्पीकिंग बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर पास करता है ऑफिसर उसको क्या कहते हैं, स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेल इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स, ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है, आज बहुत फटाफट होने वाला, हम आगे तक चले आएंगे। द रेल इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स लेंथ, वेट, पर यू क्रॉस सेक्शन, वेट पर यूनिट लेंथ। वेट पर यूनिट। मालूम आपको, अभी 60 kg की रेल वाला था, क्या होता है 60 kg क्या होता है? 60 kg, 60 kg की रेल वाला था, हम लोग क्या लिखते हैं, 60 kg 60 kg per meter. पर मीटर, ऐसा लिखते हैं ना। तो क्या हो गया, वेट पर यूनिट लेंथ ना, तो वेट पर यूनिट लेंथ, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर इजी है, वेट पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ 60 kg रेल सेक्शन? एवरीबॉडी 172. नोज इट, मैनुअल के अंदर वगैरह ABCD लिखा है ना, उसके अंदर मिल जाएगा। हाँ 172 है इसका आंसर। तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, मतलब वो था ना केजी का क्वेश्चन है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म UTS ऑफ रेल? व्हाट इज UTS? व्हाट इज अल्टीमेट UTS? Ultimate टेंशन। tensile strength. अल्टीमेट Ultimate टेंसाइल स्ट्रेंथ, tensile. क्या है इसका आंसर? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मैं बेसिक जरा एक कॉन्सेप्ट जरा बता देता हूँ आप लोगों को, एक्चुअली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। रेलों की जब टेस्टिंग होती है ना, रेल जो है स्टील है ना, स्टील यानी लोहा, तो स्टील की जब भी टेस्टिंग होती है तो स्टील इज एक्चुअली गुड इन टेंशन, स्टील इज एक्चुअली गुड इन कैरिंग टेंशन। तो टेंशन बोला था यानी पुल। ठीक है, तो इसके अंदर पुल फोर्स लगाया जाता है, रेलों के अंदर क्या कहता है, पुल फोर्स, यानी दो एंड से जो है दे आर पुल्ड, उनको क्या करते हैं हम लोग, दोनों को पुल की करते हैं। पुल करते हैं, कब तक पुल करते रहते हैं, जितना भी हम लोग पुल फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक डायल गेज या डिजिटल स्केल होगा, उसके ऊपर उसकी वैल्यू आते रहेगी। पुल करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जिस लोड के ऊपर हमारी रेल टूट जाएगी, जिस लोड पे हमारी रेल टूट जाएगी। एक तो देखो शुरुआत में तो क्या होगा, रेल बिल्कुल सीधी होगी, इलास्टिक स्टेज में होगी, वो इट विल रेजिस्ट। फिर एक स्टेज आने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर नेक फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक फॉर्मेशन का मतलब क्या, कि वो जो है कहीं ना कहीं से थोड़ी सी पतली होनी शुरू होगी और इलांगेट होना शुरू हो जाएगी, समझे ना। एक तरह से नेक फॉर्मेशन होने लगेगा, पतली हो जाएगी और लंबाई उसकी बढ़ते चली जाएगी। फिर एक स्टेज आएगी कि ये यहाँ से टूटी जाएगी, फिर एक स्टेज आएगी, क्या हो जाएगी, ये इट विल जस्ट ब्रेक। व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट ब्रेक, वो टूट जाएगी। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगी, रेल हमारी टूट जाएगी। तो जिस लोड पे मेरी रेल टूटी, जिस लोड पे मेरी रेल टूटी, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स इट हैज कैरिड, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स इट हैज कैरिड, तो उसी को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस। यूटीएस हम शॉर्टकट में बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय आरडीएसओ? आरडीएसओ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, उसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है आरडीएसओ का? रिसर्च एंड डेवलपमेंट Research स्टैंडर्ड। and Development क्या है? Standard Organization. Research Development Standard Organization. नहीं, चारों ऑप्शन गलत है इसके अंदर, चारों ऑप्शन इसके अंदर गलत है। व्हाट इज द आंसर, यू नो? रिसर्च डिजाइन हो जाएगा सर। यस, इसका फुल Yes. फॉर्म क्या है, RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स, ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO।
ठीक है, तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका काम क्या है? इसका काम है कि रिसर्च करना, नई चीजों की खोज करना, फिर कोई चीज की खोज किया तो उसको डिजाइन करना, उसके डायमेंशंस वगैरह, उसका सब प्रोपोर्शनिंग करना। थर्ड जो है, पूरे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में सब जगह वो चीज उसी पैरामीटर की होनी चाहिए, उसी तरह की होनी चाहिए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। तीनों काम करना, रिसर्च करना, नई चीजों के बारे में रिसर्च करना, दूसरी बात क्या करना, डिजाइन करना, और स्टैंडर्ड सेट करना। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो सभी जानते होंगे कि किधर पे लोकेटेड है ये, है कि नहीं? इसका ये कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में लोकेटेड है। LKO, लखनऊ में लोकेटेड है। इट इज नॉट ओनली फॉर ट्रैक, इट इज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वहां पर सारे डिपार्टमेंट्स आरडीएसओ के अंदर हुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर इन फैन शेप्ड 1 in 12 टर्नआउट? 96. 96. कितने? 96. 96। ठीक है, आंसर तो सही है, 96 द आंसर इज करेक्ट। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि इसका ब्रेकअप कैसा होता है। ये 96 का ब्रेकअप, आंसर तो सही है, आंसर इज 96, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके अंदर ब्रेकअप कैसा होता है मैं आपको दोनों का बताता हूँ, 1 in 12 का, 1 in 8.5, दोनों का बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे 1 in 8.5 का। 1 in 8.5 का भी हम जानते हैं। 1 in 8.5, इसमें कितने होते हैं? 67 67. होते हैं ना। तो 1 in 8.5 में 67 नंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर होता कैसा है कि हमारे पास देखो टोटल कितने टाइप के स्लीपर्स होते हैं। अप्रोच स्लीपर, फिर टर्नआउट के स्लीपर, फिर एग्जिट स्लीपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाने के बाद में आपको आगे की सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ये मेरा मेन लाइन है टर्नआउट का, और ये मेरा टर्नआउट साइड, सॉरी, समथिंग लाइक दिस, कच्चा पक्का डायग्राम ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे टर्नआउट में देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा जो प्लेन ट्रैक होता है, उसकी जो स्लीपरें होती है, मेरे प्लेन ट्रैक की स्लीपरें कैसी होती है? इट इज कैंटेड ना, यू ऑल नो। उसके अंदर जो है 1 in 20 का कैंट होता है एजेस पे, ये कोनिंग ऑफ व्हील को हल्का सा, थोड़ा मैंने ज्यादा बना दिया यहाँ समझने के लिए, लेकिन हल्का सा होता है ना, 1 in 20 का कैंट होता है, जिसके ऊपर मेरी रेलें लगती है। यस और नो? लेकिन मेरे टर्नआउट की अगर स्लीपर की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरी टर्नआउट की स्लीपर, इसको इसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके बताता हूं। मेरे यहीं पर अगर मेरी अगर टर्नआउट की स्लीपर होगी ना, तो इट विल बी कंप्लीटली स्ट्रेट, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कैंट नहीं होता। टर्नआउट की स्लीपर में कैंट नहीं होता। तो अब जो है टर्नआउट ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, उसके अंदर कैंट नहीं है, प्लेन ट्रैक के अंदर कैंट है। तो ये जो कैंट है, अब कैंटेड स्लीपर सेट अचानक से अनकैंटेड पे आएंगे, तो रेल के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, जिसपे गाड़ी पे झटका भी लग सकता है। तो इसके लिए ये जो स्लोप है, इस स्लोप को मिलाना है, हमें क्या करना है? मिलाना है। कैसा करेंगे? प्लेन ट्रैक में स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप को कम करते चले जाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक ये मेरा जो है 1 in 20 का कैंट है, सॉरी, ये 1 in 20 का कैंट है। समझाने के लिए बहुत ज्यादा स्टीप बना रहा हूँ। फिर अगले पे क्या करेंगे? 1 in 26.5 करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में अगले स्लीपर पे क्या करेंगे? 1 in 40 करते हैं। उसके बाद में करते हैं 1 in 80। फिर इसके बाद में इसको फ्लैट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो कुछ स्लीपर है हमारी, जो एंट्री करते हैं ना हम लोग टर्नआउट पे, तो हम टर्नआउट में वी एंटर, तो यहाँ पे कुछ जो स्लीपर है हम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रोच स्लीपर। मैं यहाँ पे ऐसे सिर्फ एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास अप्रोच में कितनी स्लीपर्स होती है? 5। कितनी? 5। तो जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये आपका जो कैंट है 1 in 20 का, और कर करके कम करते करते फ्लैट करके उसको सीधा कर दिया जाता है, यानी कैंटलेस कर दिया जाता है। फिर टर्नआउट के पूरे हिस्से में, ये पूरा हिस्सा जो है, इसके अंदर कैंट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अब जो बाद में टर्नआउट से तो गाड़ी को निकलना है ना बाहर। अभी दो रास्ते, एक मेन लाइन तरफ के और दूसरे टर्नआउट तरफ के। तो यहां से जब निकलेंगे तो अनकैंटेड है, लेकिन बाहर का ट्रैक तो मेरा कैंटेड है। मेरा बाहर का ट्रैक जो है वो तो कैंटेड है। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए मुझे यहाँ पर से निकलने के टाइम पर भी, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ मुझे स्लीपरें देनी पड़ेगी, जो कैंट को मैनेज करने का
काम करेगी। ये है अप्रोच में 5, एग्जिट के 2 रास्ते हैं, यहाँ पे एग्जिट में 4 और दूसरे एग्जिट में 4, तो कितने हो गए हमारे टोटल? 5 + 4 + 4 13 स्लीपर्स हो गए, है कि नहीं? 13 स्लीपर्स हमारे अप्रोच एंड एग्जिट स्लीपर, ये वाले अप्रोच वाले और ये दोनों एग्जिट वाले, एग्जिट के 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली 1 in 8 and half का जो स्लीपर जो हम बोलते हैं 67 नंबर, इसका ब्रेकअप होता है, कितना होता है? 50, कितना होगा? 67 - 13 54, 54, या ऐसा लिखें 5 + 54 + 5 + 5, तो इसका आंसर होगा 67 नंबर्स। आ रही बात समझ में? ये इसका आंसर होगा 67 नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 in +4 इसी 4 की होगा तरह से सर। अगर हम लोग, हाँ क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। हेलो। 1 in 12 में कितना हो जाएगा? हेलो। एग्जिट स्लीपर में 4 4 होगा ना सर? हाँ, अप्रोच एंड एग्जिट स्लीपर्स ना। हाँ, तो अप्रोच में 5 दिए और एग्जिट में 4 4 नहीं दिए, 5 5 दे दिए। नहीं, 4 4 रहता है एग्जिट में, अप्रोच में 5 रहता है, एग्जिट में 4 4 रहता है। तो यहाँ 5 5 क्यों लिख दिए? मैंने बराबर, अच्छा ये, हाँ सॉरी, कैलकुलेशन के टाइम पे हो सकता है, मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके, आई गॉट इट, माय पॉइंट। यहाँ वाई राइटिंग आई रोट इट रॉन्गली। ओके, समझ गया मैं आपकी बात। ये यहाँ पर 4 4 रहेगा, सॉरी, तो इट विल बी +4 + 4। हाँ, अब सही है ना? और ऐसे यहाँ पर 5 + 83 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 96। ओके, तो 1 in 12 में 96 होते हैं। मैं ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में हो सकता है आपको 8.5 में 67 ऑप्शन में ना मिले, आपको 83, सॉरी 96 आपको ऑप्शन में ना मिले, आपको ऑप्शन में 54 मिले, या आपको ऑप्शन में 83 मिले, तो आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको खाली टर्नआउट की स्लीपर में पूछे, वो ये भी कर सकता है कि आपको जो है कंबाइंड में पूछे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया था, टोटलिंग में ये गलती से लिख दिया था, अप्रोच में 5, एग्जिट में 4 + 4, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ टीजीआई। फुल फॉर्म ऑफ टीजीआई, टीजीआई यानी कि क्या होता है, फुल फॉर्म उसका चाहिए, तो इसका आंसर तो है ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स। ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स, लेकिन अब अगर आप मैनुअल में अब ढूंढोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब आपको टीजीआई पूरे मैनुअल में कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज नाउ दिस टीजीआई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टीक्यूआई। क्या है? टीक्यूआई, यानी क्यू का जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन अलग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। टीजीआई की जगह आपको क्या मिलेगा अभी? टीक्यूआई मिलेगा, यानी ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो उस वक्त इस पेपर के हिसाब से तो टीजीआई है, लेकिन अभी अगर हम मैनुअल ढूंढेंगे तो इट इज ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, permissible speed of turnout with 1 in 12 curved switch। परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट विथ 1 in 12 कर्व स्विच, चैप्टर नंबर 4 में हमें मिल जाएगा। लो जरा मैनुअल में थोड़ा हाथ लगा लिया जाए। चैप्टर नंबर, देखिए देखो इत्तेफाक से स्लीपर नंबर में अभी आपको जो पढ़ा रहा था उसके स्लीपर का नंबर मिल गया। स्विच लीड एंड क्रॉसिंग, मैंने बोला था ना 8.5 में 54 होते हैं, 12 में 83 होते हैं, तो ये सब ये इत्तेफाक से सामने आ गया। हम लेकिन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा तो
चैप्टर नंबर 4 पैरा नंबर, कैन एनीबॉडी हेल्प मी? पैरा नंबर, अच्छा एक मिनट, ये चैप्टर नंबर 426 के आगे होगा, 428, लेट अस चेक, उसका देखते हैं। फोर 28, जस्ट अ मिनट, फोर विल जीरो चेक एट इट। 408 के पारा नंबर 4 में है सर। किसमें? 408। क्या बोल रहे हो? 408 के पारा नंबर 4। पैरा नंबर 4, पेज 1 नंबर in 1। 12 curve switch, the answer is यही है ना, 1 in 12 curve switch permissible speed। उसमें ऑप्शन नहीं है सर, 30 से नहीं होगा। तो 1 in 12 कर्व स्विच में 30 की एम्पेज का स्पीड है। ऑप्शन में अपने है क्या ये आंसर? हाँ, नहीं। यहाँ मैक्सिमम पे क्वेश्चन गलत है, मैक्सिमम पूछा है मतलब सर इसमें। ऑप्शन इसके रॉन्ग है। हाँ, मतलब मैक्सिमम इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन नहीं दी, क्वेश्चन में गलती है, लेकिन आंसर उसका क्या होगा? 30। 30 के एम्पेज, इसका आंसर क्या होगा? 30 के एम्पेज। पैरा आपने देख लिया, एक बार फिर से पैरा का रेफरेंस दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 in 12 कर्व स्विच 30 के एम्पेज, ठीक है, पॉइंट नंबर उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। What is speed restriction on deep screening site done by BCM and timed by machine followed by DGS? अब देखो तीन तरीके की डीप स्क्रीनिंग होती है। एक होती है मैनुअल डीप स्क्रीनिंग, मैनुअल टैंपरिंग। दूसरी होती है मैनुअल डीप स्क्रीनिंग, मशीन टैंपिंग। और तीसरा तरीका होता है डीप स्क्रीनिंग बाय मशीन एंड टैंपिंग बाय मशीन। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 के अंदर है, कोई पैरा नंबर इसका मुझे गाइड कर सकता है क्या? ये चैप्टर नंबर 6 में IRPWM के मिलेगा 600 समथिंग 601, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 मेंटेनेंस के चैप्टर के अंदर है ये। लेट मी चेक, शायद मिल जाए जल्दी आसानी से। इतना आगे नहीं, थोड़ा सा दूर है। किसी को मालूम है पैरा नंबर 600 कितना? पिकिंग अप ऑफ स्लैक्स तक आ गए हम लोग, थ्रू पैकिंग में आ गए, सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग। सर 637 पे है। 637, हाँ वही मैंने, थोड़ा दूर है, मुझे इतना याद है। ठीक है चलो, 637 ना। प्रोसीजर फॉर सिस्टमेटिक डीप स्क्रीनिंग। अब तीन तरीका है, पहला है मैनुअल मेथड, ठीक है, वो तो हमको करना नहीं है। यहाँ पे उन्होंने हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वी आर बीइंग स्पेसिफिक। हमारा क्वेश्चन क्या है? डीप स्क्रीनिंग डन डन बाय BCM, डीप स्क्रीनिंग साइट डन बाय BCM यानी मशीन द्वारा। तो पहला वाला तो नहीं है, ये तो मैनुअल वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर दो ऑप्शन है, मशीन से किया मैनुअल पैकिंग, मैनुअली किया मैनुअल पैकिंग। दूसरा है मैनुअली किया मशीन पैकिंग, ये दोनों ही हमारे ऑप्शन है। तीसरा वाला ऑप्शन ये हमारा है 637 में, पॉइंट नंबर 2, डीप स्क्रीनिंग विद BCM मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरा जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा डीप स्क्रीनिंग विद BCM। The deep screening by BCM is to be carried out as detailed in IRTMM. IRTMM यानी Indian Railway Track Machine Manual. Work of deep screening shall be followed by the work of deep screening shall be followed by tamping and stabilization of track with TTM यानी tie tamping machine and DTS यानी dynamic track stabilizer respectively. The work is to be carried out in stages so and so. ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या स्पीड पे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है नहीं? क्वेश्चन क्या है देख 40 लेते एक बार। 40 होगा। Timed by follow what is the speed restriction on deep screening site? क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, what is the speed restriction on deep screening site, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 40 होगा। स्टार्ट कहां से किया हमने? देखिए इसके अंदर ये वाला टेबल नहीं है हमारा, ये क्योंकि देखो तीनों टेबल में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लिखा उसके बाद में तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहला वाला है मैनुअल डीप स्क्रीनिंग मैनुअल पैकिंग, ये तो हमारा आंसर नहीं है, टेबल 1। फिर दूसरा वाला क्या है? मैनुअल डीप स्क्रीनिंग मशीन पैकिंग, ये भी नहीं है।
हमारा ये तीसरा वाला है, ठीक है नहीं, हमारा ये जो तीसरा वाला है ये हमारा है, schedule और speed restriction for deep scaling by BCM followed by tamping and stabilization। तो ये क्या है 40 kmph, तो इसका आंसर क्या होगा 40 kmph। ओके, नेक्स्ट TVU इज एब्रीविएटेड एज, व्हाट इज मीन बाय TVU? ये गेट का क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग का, इसका फुल फॉर्म है ट्रेन व्हीकल यूनिट। द आंसर फॉर दिस इज ट्रेन व्हीकल यूनिट, TVU, ठीक है। The breathing length of an LWR exhibits movement of rail sleeper frame, rail alone, sleeper alone, none of the above। ये मैंने LWR चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। रुको नजीर, तुम बार बार मत बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में ना समझे तो पूछो, नहीं तो इंटरप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले ये LWR का कॉन्सेप्ट जो है, कि कुछ लोग शायद नए भी हैं इसमें, तो उनको सब पता चल जाए कि देखिए हमारा जो है LWR में मूवमेंट क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा LWR में हम 3 पार्ट में LWR बनाते हैं, ठीक है। LWR का बीच का पोर्शन यानी कि नॉन ब्रीदिंग लेंथ, और किनारे का पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग लेंथ, ठीक है। ब्रीदिंग लेंथ नॉन ब्रीदिंग लेंथ के अंदर फर्क क्या है बेसिकली, ब्रीदिंग लेंथ और नॉन ब्रीदिंग लेंथ के अंदर बेसिकली फर्क ये है कि ब्रीदिंग लेंथ के अंदर जो है रेलों का मूवमेंट होता है, नॉन ब्रीदिंग लेंथ के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, रेलों का मूवमेंट ब्रीदिंग लेंथ में होता है, नॉन ब्रीदिंग लेंथ के अंदर नहीं होता, ठीक है। अब हमारा जो है रेल स्लीपर फ्रेम का मतलब क्या हुआ, रेल स्लीपर फ्रेम का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा मेरा ट्रैक इंक्लूडिंग रेल एंड स्लीपर, ठीक है। अब मेरा ट्रैक जब मैं बनाता हूं, जब मैं मेरा ट्रैक बनाऊंगा अगर, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसके अंदर हम लोग जो है, लेट मी ड्रॉ समथिंग, थोड़े से स्लीपर बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारी रेल बिछी है, ये हो गया रेल स्लीपर फ्रेम, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि ब्रीदिंग लेंथ ऑफ एल्डब्ल्यूआर एग्जिबिट मूवमेंट और रेल स्लीपर फ्रेम। तो क्या LWR में पूरा रेल और स्लीपर साथ में जाता है क्या? फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, रेल और स्लीपर सब साथ में मूव कर रहे हैं, इज इट करेक्ट? अब बोले हैं भाई, ये करेक्ट है क्या? क्या रेल और स्लीपर दोनों मूव करती है क्या ब्रीदिंग लेंथ में? नहीं सर, हाँ ओनली सर, रेल करती है। नहीं सर, स्लीपर भी कर देते हैं। ओनली रेल मूव्स, करेक्ट। तो पहला ऑप्शन गलत है। और ये मूव ना हो, ये मूव ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूव ना हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बताएं? रेल और स्लीपर मूव कर जाए, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए प्रोविजन क्या करते हैं हम लोग? एंकर लगाते हैं। व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड क्रिप बलास्ट। स्लीपरों के बीच में हम क्या करते हैं, क्रिप बलास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिप बलास्ट है, लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस एक्सर्ट करती है ना, लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो इसलिए हम बलास्ट डाल के रखते हैं दो स्लीपरों के बीच में, नहीं तो रेल और स्लीपर है दोनों ही मूव हो जाए। जब अभी बलास्ट होने की वजह से स्लीपर के साथ वो फिक्स हो जाती है, तो स्लीपर नहीं मूव हो पाती है, तब जाके क्या होता है कि मेरी जो रेल होती है ये अपने आप अकेले में मूव करने की कोशिश करती है, इट ट्राइज टू मूव लाइक दिस, इस तरीके से ये मूव करती है। तो पहला ऑप्शन जो है रेल स्लीपर फ्रेम, दैट इज रॉन्ग। स्लीपर, स्लीपर को तो मूव करना है, स्लीपर अलोन नहीं, रेल अलोन इज द करेक्ट आंसर। रेल अलोन यानी कि LWR में किसका मूवमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ रेलों का होता है। इसी के लिए तो हमने SEJ प्रोवाइड किया है। SEJ में आप देखिए क्या मूव होता है, और खास करके SEJ में इसका जवाब भी है। SEJ में अगर आप देखेंगे तो SEJ में हम क्या करते हैं, SEJ में हम स्लीपरों को टाई एंगल से बांध देते हैं, देखा है आप लोगों ने? एसईजे में, एसईजे की जो स्लीपर है होती है उसके अंदर एंगल लगा होता है, टाई एंगल जिसको हम कहते हैं, जो कि पूरे ट्रैक में आपको किसी भी असेट में नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन एसईजे में होता है। इसलिए ही होता है ताकि वो स्लीपर को धक्का मार के ना चला जाए, यानी रेल स्लीपर फ्रेम का मूवमेंट इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। आ रही बात समझ में? रेल स्लीपर का मूवमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए तो हम लोग जो है स्लीपरों को एसईजे में बांध के रखते हैं। तो रेल अलोन इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट से है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट से है, क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्यूटी हट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक ऑन BG इज, यानी गैंग हट की बात हो रही है, कितना है इसका आंसर?
मीटर 6 मीटर 6 मीटर सर। चाहिए इसका रेफरेंस आपको लेवल क्रॉसिंग के चैप्टर में मिल जाएगा। वो जो टेबल था ना, लेवल क्रॉसिंग चैप्टर नंबर, इसमें तो एक मिनट, चैप्टर किसी को चैप्टर चैप्टर नंबर याद है क्या? 9 चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 9, तो 901 ही टाइप करते हैं सीधे, लेवल क्रॉसिंग ना। तो अपने को गेट का जो डिस्टेंस चाहिए, इसमें एक एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर में सब कुछ मिल जाता है। दिस एनेक्स्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, इसको हम देखते हैं, मिनिमम विड्थ ऑफ गेट एट राइट एंगल्स, मिनिमम। एक्चुअली ये ना देखिए, आपको अगर ना इसमें तो थोड़ा ब्लर है, ये टेबल जो बुक में पढ़ेंगे तो आसान है। लेवल क्रॉसिंग के लिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, लेवल क्रॉसिंग का पैरा हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टेबल है ना, इस टेबल के अंदर ही से सब सवाल आएंगे, आप इतना समझ लीजिए। इसको अगर जिसने पढ़ लिया ना, उसको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी अपना क्वेश्चन पहले क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्यूटी हट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक, यानी कि ड्यूटी हट की बात हो रही है। आई थिंक इसके अंदर मिल जाना चाहिए। लो, गेट पोस्ट फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक। गेट पोस्ट तो एक अलग चीज होती है ना। ये गेट लॉज बोलते हैं ना इसको, ड्यूटी हट यानी गेट लॉज ना, है कि नहीं? तो 6 मीटर कितना है ये, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक, ये है ना क्वेश्चन। ड्यूटी हट को उन्होंने, यानी जो गेट लॉज को उन्होंने ड्यूटी हट लिखा है, तो वो होता है हमारा गेट लॉज। दैट इज नथिंग बट गेट लॉज। तो गेट लॉज का आंसर क्या, इसका आंसर क्या है, गेट लॉज। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक, किसी भी कैटेगरी में ये 6 मीटर ही है नजदीकी ट्रैक से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 6 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लेवल क्रॉसिंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, लेवल क्रॉसिंग का क्लासिफिकेशन इसी चैप्टर में मिल जाएगा हमको। बैक चले जाएंगे तो ये पैरा जहां से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट 904। लेवल क्रॉसिंग क्या बेसिस पे कैटेगराइज किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा 902 में, द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक शैल बी एज अंडर। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक क्लासिफिकेशन क्या बेसिस पे हो रहा है, कितनी गाड़ी ट्रेन पास हो रही है, कितनी रोड ट्रैफिक पास हो रही है। उसको समराइज करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे हर जगह टीवीयू, टीवीयू देखो, आप कोई भी कैटेगरी हर जगह टीवीयू टीवीयू लिखा हुआ है, ट्रेन व्हीकल यूनिट जो हमने देखा था। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लास ऑफ रोड, टीवीयू, वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रैफिक। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करने की बात है, कंफ्यूज किया जा रहा है, इनफैक्ट नॉलेज टेस्ट तो नहीं कहेंगे। कि देखिए, अगर पूछा जाए कि भाई वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक, हम कह सकते हैं यस इट इज करेक्ट, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रैफिक भी बोला, चलो ये भी सही है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर कहीं होता था कि ऑप्शन सी एंड डी, तो हम ले लेते। क्लास ऑफ रोड ट्रैफिक तो कहीं तक सवाल उठता ही नहीं। अब बचा टीवीयू, ना दिस टीवीयू इंक्लूड्स बोथ ऑफ दिस, टीवीयू ये दोनों को शामिल कर रहा था, इसलिए ना वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक कहलाएगा ना वॉल्यूम ऑफ रेल ट्रैफिक कहलाएगा, टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और है, ट्रैफिक सेंसस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रैफिक सेंसस के बारे में, यानी कि जैसे जनगणना होती है ना, वैसे लेवल क्रॉसिंग पे से कितनी गाड़ियां आती जाती है, पास होती है। ट्रैफिक सेंसस यानी कितना ट्रैफिक पास होता है एक लेवल क्रॉसिंग पे, शाल बी डन बाय, कौन करेगा? ऑप्शन है अ टीम ऑफ एसएससी पीवी एंड एसएससी वर्क्स, एसएससी पीवी एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एसएससी पीवी एंड सिग्नल इंस्पेक्टर, एसएससी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एसएससी पीवी, सिग्नल इंस्पेक्टर एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर। बताएं कौन होगा इसका आंसर? डी सर, ए तो नहीं हो सकता। डी होगा देखो, डी। पीडब्ल्यू होगा ये तो जरूरी है, लेकिन आईडब्ल्यू का क्या काम है वहां पे, कुछ काम है नहीं है। ठीक है, दूसरा एसएससी पीवी एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है, टीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो सकता है कुछ हद तक। अगर इसको देखा जाए अगला, एसएससी पीवी एंड सिग्नल इंस्पेक्टर, तो देखो इसके अंदर ट्रैफिक वाला नहीं है, ट्रैफिक वाले का होना जरूरी है।
हाँ, नॉन इंटरलॉक गेट अगर हो तो बोल सकते हैं कि एसएससी पीवी एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर, है कि नहीं? नॉन इंटरलॉक गेट होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से इंटरलॉक्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ है ना कि क्या है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर तीनों ही लोग हैं, एसएससी पीवे भी है, सिग्नल इंस्पेक्टर भी है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी। तो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर फॉर दिस। इसको हम लोग मैनुअल से एक बार चेक कर लें, क्या दिया हुआ है क्या मैनुअल में, जरा देख लेते हैं हम लोग इसको। आंसर तो इसका डी है, सॉरी। 917 सर पारा। 917, चले, थैंक यू। 917 सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग। तो इसके अंदर द पीरियोडिकल सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट ऑल लेवल क्रॉसिंग शैल बी टेकन वंस इन 3 years, वंस एवरी 3 years, 3 साल में एक बार। दिस शैल बी कैरिड आउट। चलो ये भी एक अच्छा है, हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में कि जो है जब भी हम लोग सेंसस करेंगे तो कब का करेंगे। तो हम लोग कम से कम मतलब हर 3 साल में करना है, 3 साल में एक बार करना है। और जब करेंगे तो लगातार 5 दिन करेंगे, तो दिन रात करेंगे। ट्रेन व्हीकल यूनिट इसका निकालेंगे, सबके लिए अलग यूनिट दिया है। और इसके अंदर कौन कौन होगा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ पर है। द सेंसस shall be carried out by a multidisciplinary inspectorial team consisting of representative of engineering, S&T and traffic department। यानी तीनों ही आ गए ना, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा था। तो 917 का .1 इसके अंदर, the census shall be carried out by multidisciplinary inspectorial team consisting of representative of engineering, S&T and traffic department। ठीक है, तो ये आपको आंसर हमको हूबहू यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A level crossing qualifies for construction of ROB, road over bridge. A level crossing qualifies for construction of ROB या RUB on cost sharing basis with state government when the train vehicle unit is more than, यानी TVU कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट बेसिस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयरिंग करके हमारी रेलवे बनाती है, आरओबी या आरयूबी। तो जानते हैं सब लोग कि एक्चुअली रेल और रोड को पास होने के लिए 3 तरीका है। ट्रेन को पास होना है और रोड व्हीकल को पास होना है, तो 3 तरीका है। एक पहला तरीका तो ये है कि भाई दोनों जो है एक ही लेवल पे पास हो जाए। जैसे कि अगर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये रेल के लिए ब्राउन कलर बना रहा हूँ, और मैं ये दूसरा जो कलर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं रोड के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये रेल और रोड। अब ये 3 तरीका होगा। जैसे एक ये जो मैंने बनाया ये एक ही लेवल पर है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, एलएक्स लिख देते हैं ना, एलएक्स, लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग हो गया ये हमारा पहला। दिस इज द चीपेस्ट, दिस इज द चीपेस्ट वे, कम से कम खर्चे वाला है। भाई जो रेलवे लाइन जहाँ जा रही है वहीं से गेट बना दिया जाए, डांबर वगैरह थोड़ा डाल दिया जाए, रोड सरफेसिंग कर दी जाए और गाड़ियां पास कर दो। दिस इज द चीपेस्ट वे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मेरी जो रेलवे लाइन जा रही होगी इसके ऊपर से, इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बना दूंगा तो आप समझ जाएंगे। आई यूज अनदर कलर फॉर दिस। दूसरा तरीका ये है कि भाई ये यहां से ना जाके ये थोड़ा ऊपर से जाए रोड, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर कर दिया ना, क्या किया मैंने, रोड को मेरा ऊपर कर दिया, तो रोड ओवर ब्रिज, आरओबी बोल दिया। और तीसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि रोड अंडर ब्रिज, यानी कि ऊपर से ना जाके सबवे जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। 3, तो रोड ओवर ब्रिज बनाना है तो भी खर्चे का काम है, रोड अंडर ब्रिज बनाना है तो भी खर्चे का काम है। तो कितना टीवीयू पार हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे आरओबी या आरयूबी बनाया जाएगा। यानी अ लेवल क्रॉसिंग क्वालिफाइज फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
ये यहाँ पर सवाल है। कहाँ मिलेगा ये आपको? यहाँ पारा पर नौ सौ मिलेगा। इक्कीस के 6। 920 में है। 921। अच्छा ठीक है, इधर आ गया, चल मिल गया। 6। पैरा 921, criteria for replacement of existing level crossing other than other than those provided on deposit term with road overbridge on cost sharing basis। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर आते हैं। 6। मिनिमम ट्रेन व्हीकल यूनिट्स ऑन अ लेवल क्रॉसिंग शुड बी 1 लाख पर डे टू बिकम एलिजिबल फॉर रिप्लेसमेंट विद रोड ओवर या अंडर ब्रिज ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। यानी पहली ही लाइन में हमको इसका जवाब मिल गया, फर्स्ट लाइन ओनली। मिनिमम ट्रेन व्हीकल यूनिट्स यानी टीवीयू ऑन अ लेवल क्रॉसिंग शुड बी 1 लाख पर डे टू बिकम एलिजिबल फॉर रिप्लेसमेंट विद आरओबी या अंडर ब्रिज ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, अपने को आंसर मिल गया। और भी पढ़ लेंगे लेकिन क्वेश्चन का देख रहा तो ये ऑप्शन नंबर 2, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, अगर टीवीओ 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब उस पैरा को पूरा ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है, वो भी पढ़ लें कभी अगर आ जाए कभी एग्जाम में तो। हाउएवर दिस कुड बी रिलैक्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन रियायत की जा सकती है। कहां पर? सबर्बन सेक्शंस हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन सर्विसेज। सबर्बन यानी जो लोकल ट्रेनें जिसे हम कहते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसा 2-3 जगह है ना, तो वो सब जगह पर जो है, जो सबर्बन ट्रेनें चलती है वहां के लिए, तो वहां पर जहां बहुत ज्यादा ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि भाई 1 लाख टीवी तो नहीं है लेकिन ट्रेनें बहुत ज्यादा चल रही है। नेक्स्ट, near stations where detentions to road traffic are very high on account of their shunting operation, where detention to road traffic are very high on account of on high are very high on account of either shunting operations or multi-directional receipt or dispatch of trains or stabling of trains। देखिए, लेवल क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लेवल क्रॉसिंग जो है रेलवे के लिए नहीं है, रोड यूजर्स के पास होने के लिए। क्यों है लेवल क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? रोड व्हीकल जो है मेरा रेलवे नेटवर्क बिछने की वजह से जो लोगों का जो कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए लेवल क्रॉसिंग बिछाई जाती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर डिटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि रोड व्हीकल को वेयर डिटेंशन टू रोड ट्रैफिक आर वेरी हाई, बहुत टाइम तक गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है, रोड व्हीकल को, कार वाले को, ऑटो वाले को, बाइक वाले को, वट एवर जो कुछ भी होगा उनको बहुत बहुत समय तक रुकना पड़ रहा है। तो कारण कुछ भी हो सकता है। शंटिंग ऑपरेशन, हमारे रेलवे का शंटिंग हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है तो मार्जिन नहीं मिल रहा है भाई गेटमैन को। या ऐसा कोई जगह पे लेवल क्रॉसिंग लोकेटेड है जहां पर जो है मल्टी डायरेक्शन बहुत सारी गाड़ियां रिसीव और डिस्पैच किया जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट जंक्शन वगैरह उसके अप्रोच में हो, या आप कहीं पे स्टेबलिंग वगैरह की जाती हो, समथिंग लाइक दैट, तो इसके अंदर मूवमेंट बहुत होता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर 1 लाख नहीं भी हुआ तब भी जो है ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। यानी कि अभी इस क्वेश्चन के अंदर और भी आ सकता है, इंस्टीड ऑफ जस्ट वन ऑप्शन, लाइक यहाँ पर हमने जो देखा कि वो कुछ फिगर्स उसने टीवीयू का दिया था, उसके अलावा ये भी ऑप्शंस आ सकते हैं कि भाई कब जो है कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे किया जाएगा। तो अगर इस बार का एएन का पेपर अगर आप देखेंगे ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे ना, तो उनमें कैसा देता था, उसमें पहले ये वाला ऑप्शन भी देगा आपको, 1 लाख वाला भी देगा। ये बार का जो पेपर था ऐसे ही था, ये वाला भी देगा, ऑप्शन ए में देगा, दूसरा वाला देगा ऑप्शन बी में देगा, तीसरा वाला दिया ऑप्शन सी में दिया था, और फिर बाद में थर्ड फोर्थ वाले में बोलेगा ऑल ऑफ द अबव। अरे बात समझ में? तो अगर हम खाली ये पकड़ के चलेंगे, ये नहीं जानेंगे, तो हम तो बोलेंगे नहीं यार वो 1 लाख वाला अपने को पता है, नहीं, और भी कंडीशन है उसको भी देखना है। आई बात समझ में? तो ये इसके अंदर तीनों ऑप्शन अपने को याद रखना है कि ऐसे तो अगर टीवीयू की बात की जाए तो 1 लाख पर डे है तब। दूसरा, सबर्बन सेक्शन है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी है, आवाजाही बहुत ज्यादा है, वहां पर भी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आरयूबी आरओबी बनाया जा सकता है। या ऐसी जगह जहां पर रोड ट्रैफिक का बहुत डिटेंशन हो रहा है क्योंकि रेलवे के कुछ मूवमेंट की वजह से, शंटिंग की वजह से, ट्रेनों की डिस्पैच रिसीविंग की वजह से, स्टेबलिंग की वजह से गेटें नहीं खोल पा रहा हमारा गेटमैन, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं।
द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट इज, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। क्या है? 2:1। दे। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दूं, इसके अंदर मैं कुछ चीजें और ऐड कर दूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, या हो सकता है जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 2:1, ठीक है ना, साइड स्लोप 2:1 तो सभी जानते होंगे। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता देता हूँ, लाइक दिस इज माई फॉर्मेशन का टॉप क्रॉस स्लोप, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा फॉर्मेशन का साइड स्लोप हुआ करता है। दिस इज, अजय मैं बलास भी बना लेता हूँ थोड़ी सी, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मेशन का टॉप विड्थ है। यहाँ जो बात हो रही है साइड स्लोप ऑफ, देखो सब टर्मिनोलॉजी देखो, ऊपर जो स्लोप स्लोप देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा स्लोप, सो क्या कहते हैं? क्रॉस स्लोप। यस, CROSS, क्रॉस स्लोप, ठीक है। जो ये क्यों दिया जाता है? वाटर ड्रेन आउट करने के लिए। और अब जो यहाँ जो बात हो रही है, ये इस स्लोप की बात हो रही है, ये इस स्लोप की बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2:1, बराबर। 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, यस और नो? 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, लेकिन कब तक है मालूम? कब तक है ये वैल्यू? 30 सेंटीमीटर तक। क्या क्या 30 सेंटीमीटर? नीचे गहराई तक सर। 30 सेंटीमीटर तो 1 फुट होता है यार, मैं बताता हूँ। अप टू हाइट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अप टू 6 मीटर्स, इधर तक अप टू 6 मीटर तक। कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है आपने जिसने भी बोला होगा, बट आई विल जस्ट क्लियर इट। जब तक ये एम्बैंकमेंट की हाइट 6 मीटर या 6 मीटर से कम है, यानी दिस डेप्थ कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर तक हाइट रहेगी तो ये इतना ही रहेगा। इसके बाद में अगर 6 मीटर से ज्यादा हाई एम्बैंकमेंट है ना, तो यहाँ पर हमको एक बम, उसका नाम मुझे भूल जा रहा हूँ, फ्लैटनिंग ऐसा करना पड़ता है, बम देना पड़ता है हॉरिजॉन्टल, समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद में इस तरीके से, और ठीक है, समथिंग लाइक दिस देना रहता है। तो ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से 30 सेंटीमीटर होता है, या इससे ज्यादा, या 1 मीटर, मुझे याद नहीं आ रहा है ये वैल्यू, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल स्टेपिंग की जाती है दोनों तरफ, और उसके बाद में अगला वाला जो स्लोप रहेगा, दैट उसका वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। 2.3:1, 2.3 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। आ रही बात समझ में? समझ में आई बात? ये मेरा नेचुरल ग्राउंड है, उसके अंदर अगर ये हाइट मोर देन 6 मीटर है, कितना? मोर देन 6 मीटर है, तो 6 मीटर तक तो 2.1:1। अगर ग्राउंड अगर मेरी यहाँ होती तो 2.1:1, लेकिन अगर हाइट मोर देन 6 मीटर है तो 2.3 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, ये साइड स्लोप होगा। ये पता था आप लोगों को? किसी को पता था क्या? शायद हो सकता है इसमें कुछ वर्क्स वाले होंगे, उनको पता होगा, या नो सर। चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन दिस इज लाइक दैट, ऐसा ही है, ठीक है। जब आपका हाइट 6 मीटर से ज्यादा होगा तो 2.3 हॉरिजॉन्टल टू 1 देंगे। फिर एक हॉरिजॉन्टल बम दिया जाता है, इसका याद, टर्म नहीं याद आ रहा है, कुछ तो इसका वैल्यू रहती है, उतना दिया, आधा मीटर है कि कितना, याद नहीं आ रहा मुझे। ये देते हैं, उसके बाद में 2:1 दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट वेल्डिंग का है। ये तो वेल्डिंग तो इतना फेवरेट है ना एग्जामिनेशंस में, वेल्डिंग के टॉलरेंस, ये आप लोग कभी छोड़ना नहीं। फिनिशिंग टॉलरेंस ऑफ वेल्डिंग आर मेजर्ड बाय, फिनिशिंग टॉलरेंसेस ऑफ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जी। बस जिसने पढ़ा होगा उसको बताने को आसानी हो जाएगी। क्या कह रहा है? फिनिशिंग टॉलरेंस की वैल्यू नहीं पूछ रहा है वो यहाँ पर, फिनिशिंग टॉलरेंस की वैल्यू नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा वो? फिनिशिंग टॉलरेंस ऑफ वेल्डिंग आर मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है? तो सवाल है कि 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के स्केल से, 15 सेंटीमीटर के स्केल से, 30 सेंटीमीटर के स्ट्रेट एज से, या 1 मीटर स्ट्रेट एज एंड 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। 1 क्या मीटर आंसर है स्ट्रेट इसका? एज से सर।
हाँ 1 मीटर 1 स्ट्रेट मीटर एज और 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। यस, शुरू के जो दो है 1 मीटर स्ट्रेट एज से दो टेस्टिंग है और दो टेस्टिंग 10 सेंटीमीटर से है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट बी। पॉइंट बी इसका आंसर होगा, 1 मीटर स्ट्रेट एज और 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। ये तो आपके मैनुअल के अंदर भी है। पैरा नंबर कोई मुझे बता सकता है, पैरा नंबर 300 क्या, चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में जाते हैं हम लोग, 300 कुछ तो डाल देते हैं, ऐसे 301 डाल देता हूँ मैं। ओहो 3 बोला तो 13 में कहाँ चला गया। हाँ चलो, यहाँ पे अपने को एनेक्स्चर में मिल जाएगा। देखिए ये तो रेल की एंड बेंड्स की बात हो रही है, ये यहाँ पर आपको मिला, ये वाला टॉलरेंस फॉर, देखिए टॉलरेंस किसका है, टॉलरेंस ऑफ वर्टिकल मिसअलाइनमेंट 1 मीटर की पट्टी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 1 मीटर की पट्टी, फिर इसके अंदर टॉलरेंस ऑफ फिनिशिंग ऑन साइड्स ऑफ हेड ऑफ वेल्डेड जॉइंट वेल्डिंग यार्ड 100 mm का स्ट्रेट एज यानी 10 सेंटीमीटर, और टॉप एज का भी जो है टॉप टेबल के बारे में बात कर रहे हो, भी 10 सेंटीमीटर 100 mm का। तो इस तरीके से क्या हो गए, चार हो गए ना। तो ये चार में से दो छोटी वाली 10-10 सेंटीमीटर वाले से और दो 1-1 मीटर वाले से। तो दिस वे आपको ये आंसर आपका मिल गया, 1 मीटर स्ट्रेट एज एंड 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज। ठीक है, तो 84 नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFWR वेल्ड शाल बी रिप्लेस्ड, DFWR वेल्ड शाल बी रिप्लेस्ड विदिन 2 months of detection, within 1 year of detection, within 3 months of detection, या after 3 days of detection। 3 months ऑफ डिटेक्शन सर, विद इन। ये आपको यूएसएफडी मैनुअल में मिलेगा ना, जी। यस सर। है कि नहीं। डीएफडब्ल्यूआर का मतलब डिफेक्टिव वेल्ड, है कि नहीं, फॉर रिप्लेसमेंट DFWR। इसका आंसर क्या होगा, आंसर उसका होगा विद इन 3 months ऑफ डिटेक्शन, तब तक पट्टियां बांध करके हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्वेइंग का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग का। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं, एक एक करके अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वो कह रहा है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टाइटनिंग द कैप्स्टन हेडेड नट्स ऑफ लेवल ट्यूब। नहीं, व्हाट इज इट, ये तो उसका एक मेंटेनेंस का पार्ट होगा, मशीन का पार्ट होगा, कैप्स्टन हेड वगैरह नट वगैरह होता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स ओनली, और मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। तो ये शायद सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसका आंसर तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 86 को आंसर आप देख लो। इसके लिए जो है ना, अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन थोड़े से आगे के कंप्लीट करके मैं जो है फिर आपको एक थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ, कोई वीडियो वगैरह दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, if an LWR is to be laid, if an LWR is to be laid over a girder bridge, if an LWR is to be laid over a girder bridge, the type of rail sleeper fastening to be used are, देखो ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को, एक LWR को गर्डर ब्रिज से पास करना है, तो वहां पर कैसी रेल स्लीपर फास्टनिंग होगी, क्रीप रेजिस्टेंट, रेल फ्री, इलास्टिक या रिजिड। रेल फ्री फास्टनिंग। इलास्टिक फास्टनिंग तो हमारे साधारण ट्रैक में यूज होती है, इलास्टिक फास्टनिंग तो साधारण ट्रैक में होती है। दूसरा है रिजिड फास्टनिंग। रिजिड फास्टनिंग आज के जमाने में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये पहले यूज होती थी जब हमारा लकड़े के स्लीपर होते थे ना, एकदम इनिशियल स्टेज में रेलवेज के, जो बिल्कुल स्पाइक से जो है रेल को बांध दिया जाता था, वो रिजिड फास्टनिंग थी। अब बचा क्रीप रेजिस्टेंट फास्टनिंग एंड रेल फ्री फास्टनिंग। तो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इलास्टिक फास्टनिंग इटसेल्फ इज अ क्रीप रेजिस्टेंस फास्टनिंग। इलास्टिक फास्टनिंग काफी हद तक क्रीप रेजिस्टेंट फास्टनिंग है, कुछ हद तक ये मूवमेंट अलाउ करती है। ठीक है, और हमारे जो ब्रिज पे जो है, हमारे ब्रिज पे हमें जो है रेलों को सिर्फ ओवरटर्निंग से रोकना है, रेलों को जो है होल्ड करके रखना नहीं है। तो उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेल फ्री फास्टनिंग। रेल फ्री फास्टनिंग में
प्रोवाइड करता हूँ। इसकी वीडियो मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, तो मैंने आपके ग्रुप में बोल दिया था कि शेयर कर दिया था मैंने आप लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोग अभी भी वो वीडियो में देख लेना, रेल फ्री फास्टनिंग वाली, जिसको नहीं पता होगा वो आपको। रेल फ्री फास्टनिंग यानी जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग या जीरो टो लोड फास्टनिंग, तीनों एक ही चीज है। रेल फ्री फास्टनिंग इज नथिंग बट जीरो टो लोड फास्टनिंग या जीरो रिस्ट्रेंट फास्टनिंग, तीनों एक ही चीज है। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? रेल फ्री फास्टनिंग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन एडवांटेज ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट स्लीपर इज। देखिए हमारे अभी स्लीपर की हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो ये थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द मेन एडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लीपर, नाउ डेज अगर पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं तो ट्रैक टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी हो, ब्लास्टेड हो, ब्लास्टलेस हो, चाहे कुछ भी हो, एक चीज जो आप कॉमन पाओगे कि हर जगह पर हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीट स्लीपर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सीमेंट कंक्रीट स्लीपर ही यूज कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप चले जाए। तो इसमें यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। पहला कह रहा है इट्स हैवी वेट विच इंप्रूव द ट्रैक मॉडुलस, ये हैवी वेट है जिसके से ट्रैक मॉडुलस को इंप्रूव करता है। दूसरा, इट्स कैपेसिटी टू मेंटेन गेज, ये गेज अच्छा मेंटेन करता। तीसरा, इट्स सुटेबिलिटी फॉर ट्रैक सर्किटिंग, ये ट्रैक सर्किटिंग में सहायक होता है। और चौथा बोलता ऑल ऑफ द अबव। तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूंगा ताकि एक एक चीजों को जस्टिफाई कर सके हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पुराना स्लीपर हमारा कौन सा स्लीपर था? दैट यूज्ड टू बी अ वुडन स्लीपर, लकड़े का स्लीपर, है कि नहीं? रेलवे जब स्टार्ट हुई तो कौन से स्लीपर हुआ करते थे? लकड़े के स्लीपर हुआ करते थे, है कि नहीं? उस वक्त उस वक्त लकड़े के जो स्लीपर हुआ करते थे तो वो भी हैवी वेट हुआ करते थे। तो उसके अंदर लकड़े का, अगर मैं वुडन स्लीपर की बात, पहले मैं लिख देता हूँ वुडन। वुडन स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो वुडन स्लीपर जो है क्या क्या चीजें करता था? हैवी वेट था, चलो ये तो था। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है ना वुडन स्लीपर में, अच्छा थर्ड थर्ड पॉइंट की बात करूं, सुटेबिलिटी फॉर ट्रैक सर्किटिंग, लकड़े का स्लीपर है तो ट्रैक सर्किटिंग में सहायता मिलेगी, यस मिलेगी, क्योंकि वो लकड़ा है, इट विल नॉट पास करंट थ्रू इट। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट पे लकड़े का स्लीपर फेल हो जाएगा। क्यों? लकड़े की स्लीपर की प्रॉब्लम ये थी, हम स्पाइक्स लगा के जो है स्लीप जो है स्पाइक्स को ड्राइव करते थे हम लोग, खीले जो लंबे लंबे होते थे, स्पाइक्स बोलते हैं हम लोग उसको, वो लगाते थे और उससे हम लोग रेल को होल्ड करके रखते थे। ठीक है, तो लकड़ा है, होल्ड करके आपने लगा तो दिया, लेकिन जब गाड़ी चलती थी, जब हमारी ट्रेन चलती थी तो उसमें लैटरल जो फोर्स आता था, जो लैटरल फोर्स आता था, समझे वुडन स्लीपर है आपका, ये समझे आपके वुडन स्लीपर है, और इसके ऊपर से ये समझो मेरी रेल जा रही है। सपोज दिस इज माई रेल, समथिंग लाइक दिस, कच्चा पक्का। थोड़ा सा और डिस्टिंक्ट कर देते हैं हम लोग इसको। अब वो दिख रहा है रेल जैसा कुछ? कच्चा पक्का ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता था, आप जो है स्पाइक लगा के इसको रखते थे। आपने क्या किया था, यहाँ पे स्पाइक लगा रखे थे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग होल्ड करते थे। तो क्या होता था, जब गाड़ी चलती थी तो लैटरल फोर्स जब आता था ना, लैटरल फोर्स जब आता था गाड़ी चलती थी, तो ये जो है ना रेल को जो है ना, रेल के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट करता था। तो रेल की टेंडेंसी होती थी बाहर की तरफ जाने की, व्हील फ्लैंज बाहर की तरफ धक्का मारता है ना, ये होल्स जो होते थे ना स्पाइक्स के, ऑब्लोंग हो जाते थे। क्या हो जाते थे? बड़े हो जाते थे। यानी कि जो होल हमने जब बनाया था स्लीपर में, जब हमने होल दिया था, तो वो होल परफेक्ट ऐसा राउंड था। इसको बाहर बनाता हूँ, स्लीपर में नहीं, ये राउंड था। और इसके अंदर हमने स्पाइक लगा रखी है, इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है? हमने स्पाइक लगा रखा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये करीब करीब ये परफेक्ट ऐसा हुआ करता था। लेकिन गाड़ी जैसा चलती थी तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आते थे, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, क्या हो जाता था, ये होल जो है ना बड़े हो जाते थे, समथिंग लाइक दिस। समझ रहे मेरी बात?
तो ये इसके अंदर क्या होता था, ये होल बड़े होने की वजह से ये जो है स्पाइक सब आगे की तरफ साइड में स्वे होती थी। तो जिससे क्या होता था कि गेज स्लैक हो जाता था। प्रॉब्लम क्या आती थी, गेज स्लैकनेस गेज स्लैकनेस होने लगती थी। क्या होता था, गेज स्लैकनेस हो जाती थी। तो वो इट वाज नॉट एबल टू होल्ड द गेज, क्या करता था, गेज होल्ड नहीं कर पाता था। ये कंक्रीट के स्लीपर की बात है, सॉरी वुडन स्लीपर की बात है, आई एम सॉरी। दूसरा पे अब आते हैं हम लोग स्टील के स्लीपर पे। स्टील के स्लीपर में जब आप आए तो जहां कंक्रीट के जो जहां लकड़े का स्लीपर मेरा भारी भरकम जहां मेरा लकड़े का भारी भरकम स्लीपर कुछ इस तरीके का, सॉरी कुछ इस तरीके का इसका क्रॉस सेक्शन हुआ करता था। साइडवेज अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए, लकड़ा ऐसा होता था क्रॉस सेक्शन में, साइडवेज अगर आप देखेंगे तो। आप स्टील इतना कहाँ लगा पाएंगे, तो हमने क्या किया, जब स्टील स्टील की स्लीपर है जब हमने लाई तो वो कुछ कुछ इस तरीके की थी। मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वेरिएशन आए हैं, उसमें से मैं एक बता रहा हूँ। बहुत सारे वेरिएशन आए, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पूरा सॉलिड तो नहीं हुआ करता था, बस खाली होलो पोर्शन रहता था, है कि नहीं, समथिंग लाइक दिस। ये अब इसमें जो है गेज वगैरह मेंटेन करना अभी तो चलो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इसके अंदर ना वेट इसका कम था। लकड़े की जो स्टील के जो स्लीपर आए ना, इसका जो वेट, ये क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूँ, तो ऊपर से तो ऐसे ही दिखता था लेकिन अंदर से होलो हुआ करता था। तो इसका जो हैवी वेट कम होता था, तो जो जो आपकी जो डिस्टर्बिंग जो बकलिंग फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, जिसे हम बकलिंग फोर्स कह सकते हैं, ये वाले जो फोर्स हुआ करते थे, बकलिंग फोर्स सॉर्ट ऑफ, ये जो बड़ा परेशान करते थे, ठीक है ना। क्योंकि ये हल्के पुल का होने की वजह से ये रेलों के अंदर लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस भी कम था, लैटरल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर काफी हद तक कम हो गया। लॉन्जिट्यूडनल रेजिस्टेंस एज वेल एज लैटरल रेजिस्टेंस इसमें कम हो गया। ये स्टील के स्लीपरों के साथ प्रॉब्लम। अगली बात, पॉइंट सी की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी स्लीपर ही लोहे की है, पूरी की पूरी स्लीपर ही लोहे की है, प्लस मेरी रेल भी लोहे की है, मेरी जो फिटिंग्स भी सब लोहे की। तो यहाँ पे ट्रैक सर्किटिंग करना भी जरा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, ठीक है। फिर आई कंक्रीट की स्लीपर। कंक्रीट की स्लीपर यानी कंक्रीट क्या है, इट इज मैनमेड स्टोन। व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट इज नथिंग बट अ मैनमेड स्टोन। तो इसके लिए कंक्रीट के स्लीपर के अंदर जो है हमने क्या कर दिया भाई, जो है आपने जैसा अभी आज की तारीख में देखा है, इंसर्ट जो है वो मेटल का है, दोनों को दूर दूर रख दिया है। वायर जो है तो उसको इंसर्ट से दूर रख दिया जाता है। इंसर्ट और रेल के बीच में हम लोग लाइनर लगा देते हैं। यानी हमने ऐसा प्रोविजन कर दिया है कि भाई वो खुद से अपने आप में जो है, अगेन अभी कंक्रीट के स्लीपर में अगर मैं जाऊं तो कंक्रीट का जो है सेल्फ वेट अच्छा खासा होता है। तो कंक्रीट का स्लीपर भी सॉलिड हो गया वापस से, पैकिंग वगैरह भी अच्छी, इसका सेल्फ वेट ज्यादा रहता है, इसलिए कंक्रीट के स्लीपर को यूज करते हैं। गेज भी अच्छा मेंटेन करता है और ट्रैक सर्किटिंग के लिए भी पूरा प्रोविजन है। तो ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। इसका आंसर क्या होगा, बाकी सब जगह तो नहीं लेकिन लास्ट वाला विल बी द आंसर। यानी कि कंक्रीट स्लीपर हैवी वेट भी होता है, गेज भी अच्छा मेंटेन करता है और ट्रैक सर्किटिंग में भी कारगर साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट्स इज मेंटेन्ड बाय, वेल्डेड जॉइंट है, यानी कि ये दो रेले हैं, इनके बीच में मान के चलो मेरी कोई एक वेल्डिंग है, ये दोनों रेल हैं, इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, वेल्डिंग है। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट इज मेंटेन्ड बाय welding ends of a wire to each rail, welding ends of a wire to each rail, यानी कि क्या किया जाएगा कि दोनों तरफ से कोई एक वायर लगाया जाएगा। मतलब वो क्या कह रहा है मैं वो इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा मैनुअल में वो आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वेल्डिंग में कंटिन्यूटी कैसा करेंगे कि दो वायर होंगे, दोनों इस तरीके से लगाएंगे और इनको यहाँ पर वेल्ड कर दिया जाएगा इस रेल के साथ में, दूसरी रेल के साथ में भी वेल्ड कर दिया जाएगा। ये पहला ऑप्शन वो ये मेरा। दूसरा है प्लेसिंग एन इंसुलेटेड प्लेट अंडरनीथ द रेल, इंसुलेटेड प्लेट रेल के नीचे रखेंगे। ये तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि इंसुलेटेड क्यों, जब आपको कंटिन्यूटी करना है तो इंसुलेटेड करना क्यों, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, प्लेसिंग इंसुलेशन इन एक्सपांशन गैप, नहीं। लास्ट वाला है नन ऑफ द ऑफ दिस। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट, देखो अलोंग एंड अक्रॉस, देखो
रुको जस्ट अ मिनट. Continuity of electric current across welded rail joint. What I have made is correct or not? Let me check it. Along the rail joint से हो गया. Across the rail joint का मतलब क्या हुआ? Across the rail joint का मतलब across the rail joint यानी कि दो LH और RH रेल के बारे में बात हो रही है क्या? आई एम गेटिंग कंफ्यूज ओवर हियर कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल. कैन एनीबडी हेल्प मी? अक्रॉस का मतलब क्या हुआ? अक्रॉस का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई ये एक रेल है कि ये रेल है, तो ये अलोंग तो ऐसा हुआ और अक्रॉस तो ऐसा होता है LH और RH के बीच में. तो इनके बीच में कंटिन्यूटी की बात हो रही है क्या? तो अगर उनके बीच में बात हो रही है, आई एम थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट. लेट मी थिंक. ये तो एक इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं ओएचई वाले के. एक तो ओएचई वाले का इस तरीके का बॉन्ड होता है. कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट इज मेंटेन बाय वेल्डिंग एंड्स ऑफ अ वायर टू ईच रेल. दोनों रेलों को वेल्ड करेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता. दूसरा क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दिस ही आंसर है. इंसुलेशन इन एक्सपांशन गैप ये हम नहीं करते. हम जो है इंसुलेटेड प्लेट प्लेट भी नहीं डालते हैं. नन ऑफ दिस इज द ओनली आंसर. पहले जो मैंने बताया था वही करेक्ट है. ये वाला भी ऑप्शन कॉन्सेप्ट में सोच रहा हूँ नहीं. द आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ द अबव. इस तरीके से हम कोई अरेंजमेंट नहीं करते. कंटिन्यूटी करने के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमने जो है यहाँ पर जब वेल्डिंग कर दिया है तो करंट तो खुद ही अपने आप में कनेक्टिविटी है ना मेटल की, पास हो जाती है. तो देयर नथिंग इज रिक्वायर्ड एज सच. कोई चीज की जरूरत नहीं होगी. Next, fish plate is in contact with rail at web of rail, fishing plane, head of rail, foot of rail. फिश फिशिंग प्लेट रेल से कहाँ पे से कनेक्ट होता है? फिशिंग प्लान. फिशिंग प्लेन. तो फिशिंग प्लेन वेब में ही होता है. ये फिर कंफ्यूज करने वाला है. तो वेब में ही होता है लेकिन उसको फिशिंग प्लेन बोलते हैं, इसलिए उसको फिश प्लेट बोला जाता है ना. तो फिशिंग प्लेन वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस. ठीक है. अब ये आगे कुछ क्वेश्चंस और भी है. दूसरी क्लास का टाइम हो गया मेरे. सो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं आज. कल हम लोग इधर से कंटिन्यू करेंगे.